Hello and welcome dear viewers, dear students. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन तरंग फलनों के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसे कि समझना अति आवश्यक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये जानकारी यहाँ दे दूँ कि हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर 3-4 लेक्चर हम पहले प्रसारित कर चुके हैं। और इससे ठीक पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें कि हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पर उन अभिग्रहितों के आधार पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव किया था। उस वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब में आपको शेयर किए हुए दे रहा हूँ, जिसे कि आप क्लिक कर करके वहाँ जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज इस लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को कि प्रसामान्यीकरण। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है हिंदी में? प्रसामान्यीकरण। क्या मतलब है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी तरंग फलन का जो स्क्वायर होता है इज नॉन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि वो प्रायिकता घनत्व कहलाता है, ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई। अर्थात कोई भी एक पार्टिकल है वो यदि किसी अवस्था में है जिसको कि उसके तरंग फलन साई के द्वारा यदि व्यक्त किया गया है, तो उसका जो स्क्वायर है, तरंग फलन का स्क्वायर है, उससे हम क्या कहते हैं? उसका प्रायिकता घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट डी टो इज रिप्रेजेंटेड बाय। अर्थात किसी भी पार्टिकल या जिस किसी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, यानी कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम एरिया के अंदर उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, वो ये तरीका है जहां पर साई मल्टीप्लाइड बाय साई स्टार एंड डीटो, या इसे हम लिख सकते हैं साई स्क्वायर डीटो। ये एक प्रकार से उसका उस एरिया या वॉल्यूम के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये फाइंडिंग है, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन जो है इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर सम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाइड। जब किसी पार्टिकल पर हम कोई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई यदि करेंगे तब जाकर के हम ये कहेंगे कि हाँ, वो जो तरंग फलन है या उस कण की जो पाई जाने की जो प्रायिकता है वो उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर क्या है, 100% है या 1 है। तो सामान्य रूप से हम हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर है, हम ऐसी परिस्थिति के अंदर हम आते हैं जहां पर कि हमारा जो पार्टिकल है वो इज बाउंड बाय द फोर्स टू ए लिमिटेड रीजन, यानी कि वो जो पार्टिकल है वो किसी न किसी बल के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र के अंदर बंधा हुआ रहता है। कैसे? ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के अंदर या कोई पार्टिकल है इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल, एक जो एक पोटेंशियल वेल जो जिसको कि हम डिस्कस करते हैं, ए पार्टिकल इन ए बॉक्स विद इम्पेनेट्रेबल वॉल्स। इस प्रकार की जो सिस्टम है जहां पर कि हमने क्या किया है कि उस पार्टिकल को हमने एक पर्टिकुलर डिफाइंड बाउंड्री के अंदर उसे माना है। इन सच केसेस द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द एंटायर स्पेस इज यूनिटी। तो निश्चित रूप से ही उस पार्टिकल के उस वॉल्यूम एलिमेंट में पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? एक होगी, यानी कि 100% होगी। तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं that the psi is a function of RT and the square of wave function in the volume element d tau is equal to 1. Now wherever the integration is over the entire space, जहां पर कि इंटीग्रेशन जो हमने किया है वो पूरी स्पेस में हमने किया है, जिस स्पेस के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साई आर टी मल्टीप्लाइड बाय साई स्टार, जो कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, डी टो बराबर 1। एक जो तरंग फलन है यदि समीकरण नंबर 2 को सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहेंगे कि वो उस समय नॉर्मलाइज्ड है।
किस रूप में? इकाई के रूप में या नॉर्मलाइज्ड है। अर्थात इस कंडीशन को यदि कोई भी तरंग फलन फॉलो यदि करता है तो इसका मतलब वो तरंग फलन क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है। नाउ व्हेन द पार्टिकल इज बाउंड टू द लिमिटेड रीजन, यानी कि एक पार्टिकल जो है वो किसी निश्चित सीमा के द्वारा बंधा हुआ है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज जीरो। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उस पार्टिकल के इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पाए जाने की जो प्रायिकता क्या होगी, वो निश्चित रूप से क्या होगी? जीरो होगी। नाउ सपोज इफ ए वेव फंक्शन साई आर टी सेटिस्फाइज श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि जो तरंग फलन साई है जो कि आर यानी कि डिस्टेंस वेरिएबल एंड टी यानी कि टाइम वेरिएबल, ऐसा तरंग फलन जो कि इन दोनों पर क्या डिपेंड करता है, तो यदि वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एंड द इंटीग्रल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एंटायर स्पेस इज इक्वल टू एन, यानी कि हम ये मान के नहीं चल रहे अभी कि वो नॉर्मलाइज्ड है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उसका इंटीग्रेशन किया है ओवर द एंटायर स्पेस उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यदि क्या है? एन के इक्वल है, तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं that the integration over the entire space when psi rt multiplied by psi star rt d tau, जो स्पेस हमने लिया है, यदि वो n है तो हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n को हम यहाँ इधर की तरफ ले आएंगे तो 1 by n बिकॉज n इज ए कॉन्स्टेंट ओवर इंटीग्रेशन कंप्लीट इक्वल टू 1। यहाँ अब अपने आप ही जब n इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि हम इसे अंदर ले गए यदि, तो 1 बाय रूट एन, 1 बाय रूट एन, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाहर आ जाएगा ये अपने आप ही। तो इस परिस्थिति में यानी कि इस इक्वेशन को हम आगे यदि अब डिफाइन करें तो कैसे समझेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि यदि 1 बाय रूट एन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फैक्टर, क्या है? 1 बाय रूट एन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, सो psi डिवाइडेड बाय रूट एन इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यानी कि 1 बाय रूट एन नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है तो psi डिवाइडेड बाय रूट एन क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन कहलाएगा। नाउ 1 बाय रूट एन इज ए कांस्टेंट एंड psi सेटिस्फाइड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि 1 बाय रूट एन तो कांस्टेंट है और psi यदि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो निश्चित रूप से psi डिवाइडेड बाय रूट एन विल ऑल्सो सेटिस्फाई द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो psi डिवाइडेड बाय रूट एन को भी श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब यदि हम यह मान के चल रहे हैं कि यदि psi i एंड psi j दो डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं एंड बोथ बीइंग सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए सिस्टम, यानी कि किसी तंत्र के लिए, और ये दोनों के दोनों जो तरंग फलन है वो श्रोडिंगर समीकरण के क्या है? संतोषजनक यदि हल है, देन दीज फंक्शंस विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो ये दोनों फंक्शंस किस कंडीशन में नॉर्मलाइज्ड होंगे? यदि इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर स्पेस psi i star multiplied by psi j d tau is equals to 1 and psi j star multiplied by psi I d tau बराबर 1, यानी कि इस कंडीशन में यदि ये इक्वल टू 1 है तो उसी स्थिति के अंदर हम इन psi i और psi j को क्या मान के चलेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ प्रसामान्यीकरण के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है। हम ये मान के चले यदि कि यदि साई m एंड साई n दो तरंग फलन हैं और उनसे एसोसिएटेड जो एनर्जीज हैं उनकी वो em और en है, आर देयर एनर्जीज करस्पॉन्डिंगली इफ दे फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि ये दो तरंग फलन हैं और उनकी ऊर्जाएं यदि ये हैं और यदि ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्या कंडीशन? दिस कंडीशन that the integration over the entire space psi m multiplied by psi n d tau is equal to 0, तो ये कंडीशन कहलाती है ऑर्थोगोनैलिटी की। इक्वेशन नंबर 1, देन these wave functions are called as orthogonal to each other, यानी कि इस परिस्थिति में इन तरंग फलनों को हम क्या कहेंगे कि वे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑर्थोगोनैलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। यहाँ ए मिसिंग है, ए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी।
क्या प्रॉपर्टीज है? ऑर्थोगोनल फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये जो ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं वो दोनों के दोनों अपने आप में एक दूसरे से क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अनाश्रित होते हैं। नाउ इफ ए फंक्शन इज बोथ नॉर्मलाइज्ड एज वेल एज ऑर्थोगोनल, यानी कि कोई एक फंक्शन यदि नॉर्मलाइज्ड भी है और ऑर्थोगोनल भी है, तब उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं। Now the corresponding Schrodinger wave equation for psi m and psi n can be written as, यानी कि psi m और psi n के लिए यदि हम Schrodinger wave equation को लिखना चाहें तो हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये psi m के केस के लिए है कि d2 psi m over dx स्क्वायर प्लस 8 pi स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर m माइनस vm psi m बराबर 0। तो इसी प्रकार से हम psi n के लिए लिख सकते हैं। ये हमने साई एन के लिए लिखा d2 साई एन ओवर dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई एन माइनस वी एन साई एन बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अब यदि हम इस इक्वेशन नंबर 2 को तो साई एन से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन नंबर 3 को हम साई एम से मल्टीप्लाई करें, इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय साई एन एंड इक्वेशन 3 बाय साई एम, और उसके बाद यदि हम इन्हें घटा दें यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इसको मैंने क्या साइन एन से मल्टीप्लाई किया, ये साइन एन से मल्टीप्लाई किया, तो साइन एन मल्टीप्लाइड बाई डी टू साइन एम ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था किससे? साइन एम से, ये साइन एम से, और बाद में घटाना भी है तो माइनस लगा दिया, तो साइन एम डी टू साइन एन ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों को ले लिया हमने। अब 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर जो है वो कॉमन है, उसके बाद ई एम माइनस ई एन और माइनस वी एम, देन माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो प्लस वी एन साइन एन बराबर 0, क्लियर। ये इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर इन दोनों को साइन एन से मल्टीप्लाइड साइन एम से मल्टीप्लाइड और उनको घटाने पर प्राप्त हुई। इस इक्वेशन को हमने यहाँ भी लिख रखा है। अब चूंकि इस इक्वेशन को हम यदि इंटीग्रेट करें ओवर द इंटायर स्पेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो क्या होगा? बिकॉज सिंस द डिफरेंशियल ऑफ वेव फंक्शंस आर जीरो एट इनफाइनाइट, ये हमें पता है कि वेव फंक्शंस के जो डिफरेंशियल हैं वो इनफाइनाइट पर यानी कि अनंत पर क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, क्लियर। एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो एट इनफाइनाइट, और जो स्थिर जो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है अनंत पर। तो उस परिस्थिति में ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इस फॉर्म में, क्योंकि ये डिफरेंशियल तो जीरो हो गए तो इनको तो हटा दिया हमने। अब आपके पास में बचा क्या? 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई एम माइनस ई एन, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी भी हटा दी हमने, ओवर द इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर स्पेस दैट इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साइन एम साइन एन dx बराबर 0। अब यहाँ पर ये दो टर्म है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, और दोनों को मिलाकर के ये 0 बनता है। तो निश्चित रूप से यदि 2 मल्टीप्लाइड 0 बराबर 0 या 0 मल्टीप्लाइड 2 बराबर 0, तो इन दोनों में से एक फैक्टर क्या होगा? 0 होगा। तो चूंकि ई एम कैन नॉट बी इक्वल टू ई एन, सिंस ई एम कैन नॉट बी इक्वल टू ई एन, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से कौन सा फैक्टर 0 हुआ? ये फैक्टर 0 होगा, तो इसीलिए ये फैक्टर 0 हो गया, और ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से हम ऑर्थोगोनलिटी को भी यहाँ पर क्या है? समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस लेक्चर के अंदर हमने आज समझा कि जो ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन है वो क्या होते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, एक प्रकार के पद हैं जिनको कि हमें यहाँ पर समझना आवश्यक होता है। आगे के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ्री पार्टिकल एंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सो कीप वॉचिंग this channel and share and like, and if you still don't subscribe, please then subscribe. So thank you.